दशा दासों से भी गई बीती। दासों के वाले उन्हें छू तो लेते थे, परंतु हमें छूना भी पाप समझा जाता है। ब्रिटिश शासन से पहले हमारी स्थिति छुआछूत की वजह से दयनीय थी। क्या ब्रिटिश सरकार ने इस ओर कोई कदम उठाया? ब्रिटिश शासन से पहले हम कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें यह अधिकार मुहैया करवाए? ब्रिटिश शासन से पहले हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे। क्या आज हम मंदिरों में जा सकते हैं? ब्रिटिश शासन से पहले हमें पुलिस सेवा में नहीं लिया जाता था। क्या ब्रिटिश सरकार अब हमें पुलिस सेवा में लेती है? इन सारे सवालों के जवाब हमें नहीं दिए जा सकते। हालांकि ब्रिटिश शासन 150 वर्ष पूरे कर चुका, परंतु हमारे दुख दर्द दूर नहीं हुए। वो जैसे थे वैसे ही हैं, उन्हें दूर नहीं किया गया। ऐसी सरकार किस काम? ये सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि पूंजीपति मजदूरों को पूरी उजरत नहीं देते। सरकार ये भी जानती है कि अछूत शताब्दियों से सामाजिक कुरीतियों की चक्की में पिस रहे, परंतु सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्या इसकी वजह यह है कि सरकार के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं? वास्तव में ये बात नहीं। बात दरअसल ये है कि सामाजिक आर्थिक बदलाव में सरकार इसलिए दखल नहीं देना चाहती क्योंकि उसे डर है कहीं उसका हस्तक्षेप उसके सामने प्रतिरोध न खड़ा करे। इसलिए हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें शक्ति ऐसे लोगों के हाथ में हो जो देश के सर्वोत्तम हितों के प्रति बिना झिझक समर्पित हो सके। हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें शक्ति की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में हो जो ये जानते हुए कि लोग कहां तक आज्ञा का अनुसरण करेंगे और कहां प्रतिरोध खड़ा करेंगे, समय की पुकार और न्याय की मांग के अनुरूप आर्थिक और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करने में कलेक्ट भी ना घबराए। भारतीय समाज जाति पाति की एक सीढ़ी के समान है। डंडे के सबसे ऊपरी सिरे पर है ब्राह्मण, बीच में क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। इनका आदर और अनादर इसी क्रम में श्रेणी के अनुसार होगा। भारतीय समाज श्रेणीबद्ध जातियों का ऐसा समूह है जो समता और भ्रातृत्व को उपजने ही नहीं देता। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई दूसरा हमारी यात्राओं पर मरहम का लेप नहीं लगा सकता। जब तक हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं आ जाती तब तक हमारी यात्राओं का अंत भी नहीं। अत्यंत अफसोस है कि लंबे समय तक दलित वर्ग प्रतीक्षारत रहा, परंतु कोई करिश्मा उसके सामने ना आ सका। आज इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, परंतु हकीकत यह है कि देश की वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई संविधान स्वीकारित नहीं होगा जिसे बहुसंख्यक लोगों का समर्थन प्राप्त ना हो। वो मतलब नहीं रहा जब निर्णय आप लोग लेते थे और स्वीकार भारत कर लेता था। भविष्य में ऐसा समय अब नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि नया संविधान कारगर प्रमाणित हो तो उसका एकमात्र आधार लोगों की सम्मति होनी चाहिए। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छा के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, जिंदगी के टुकड़े, जिंदगी के टुकड़े। हम लड़ेंगे साथी, जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई लड़ने की लगन होगी। लड़ने का ढंग ना हुआ तो लड़ने की जरूरत होगी, लड़ने की जरूरत होगी। हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छा के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, जिंदगी के टुकड़े, जिंदगी के टुकड़े। हम लड़ेंगे साथी।
कि कांग्रेस जो कहे वो नीति, जो करे वही रीति। वैसे तो गला फाड़ फाड़ कर दलित प्रेम का राग अड़ाते रहते हैं, पर मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर तुम दबा देते हैं। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस अलग नहीं है, अंदर से वो भी वही है। जात छोड़ना आसान नहीं है। नासिक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर खुलेआम समाजवादियों का पक्ष लिया और कांग्रेस ने तो कराची अधिवेशन में प्रस्ताव भी रख दिया कि राष्ट्रीय सभा धार्मिक समस्याओं के बारे में तटस्थ रहेगी। मंदिर प्रवेश का महज धार्मिक समस्या है। जो तटस्थता की बात करता है ना, समझो वही सबसे बड़ा पक्ष है। गांधी जी कह रहे हैं आजादी प्राप्ति के बाद मंदिर प्रवेश आंदोलन हाथ में ले लेंगे। कह रहे हैं कि मंदिर प्रवेश न्यायमूलक है। लोकमान्य तिलक भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन काला राम मंदिर खोलने के लिए अभी कोई तैयार नहीं हुआ। अंदर से सबकी यही मंशा है कि मंदिर अभी ना खुले। एक दिन हम दरवाजा खोल कर रहेंगे। कौन सा दरवाजा खोलने की बात कर रहे हो सदा लोग? अरे डॉक्टर साहब, अब तो पसीने से रहे हुए हैं। रवा ने कहा जलावन के लिए लकड़ी नहीं है। एक लकड़ी चीरने लगा तो उसमें ऐसी गांठ निकल आई कि कटने का नाम ही नहीं लेते। लाइए उसे काट देते। जोर लगाने के बाद फिर बात क्या, ये दरवाजा भी खुले। काला राम मंदिर का मामला तो गरमाता ही जा रहा है डॉक्टर साहब। सब एक ही राह लगाते जा रहे हैं कि पहले आजादी तब समाज सुधार। एक बार सरकारी वकील ने किसी मुकदमे के सिलसिले में मुझसे पूछा था कि अभियुक्त को आप नाम पर दिखाई देने वाले खतरे से पहचानते हैं या चेहरे से? मैंने कहा अभियुक्त की नाम उसके चेहरे पर नहीं है। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, बुखार तो उतर गया, फिर भी कुछ दिन और आराम करना चाहिए था आपको। ये गांठ कौन छीले? इस कमजोरी में भी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको काम करने के लिए ताकत देती है? अपमान की ज्वाला। इसकी धड़क सरकार तक पहुंचने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो दलित विद्रोह कर देगा। पुलिस में भी दलित वर्गों की भर्ती शुरू हो गई है। यह तो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब के उठाए गए सवालों का ही परिणाम है। लेकिन दुख है कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी मेरे बारे में कटु प्रचार प्रसार जारी। समझ में नहीं आता कि आखिर मैंने वहां ऐसा क्या कह दिया कि हिंदू और भारतीयों को शर्म महसूस हो रही है। यदि आपको कोई कुछ कहता है तो ये उसका पुरखा मन है। कोई अगर ये कहता है कि आपको बहुसंख्यक जनता का समर्थन नहीं है तो आकर देखें कि जनता किसके साथ है। डॉक्टर साहब, आज जो आपका विरोध कर रहे हैं कल आपका समर्थन करेंगे। गुलाबा समाचार जो कल तक आपके खिलाफ लिखता रहता था, आज प्रशंसा करने लगा है। आपके सामाजिक सुधार के बारे में एक लंबा लेख छपा है। दुआ करो कि कांग्रेस का भी ऐसा ही हृदय परिवर्तन हो जाए। उनके पास हृदय है। डॉक्टर साहब, आज तो आपको गांधी जी से मिलने जाना है। हाँ, लेकिन वो तो खुद आपसे मिलने आने वाले थे। सांगी से उसने जब हम लौटे थे तब गांधी जी ने पत्र लिखकर पूछा कि रात 8 बजे मिलने का समय है या नहीं। अगर मेरा वहां जाना असुविधाजनक हो तो वो ही मेरे घर आ जाए। आए थे आते तो लोग हमें ही अहंकारी कहते, इसलिए मैंने कहलवा दिया कि हम ही रात 8 बजे मिलने के लिए पहुंच जाते। लेकिन आपको तो उस दिन 106 डिग्री बुखार था, इसलिए खबर भिजवा दी थी कि बुखार खत्म होने पर मिलूं। लेकिन गांधी जी आपसे क्यों मिलना चाहते हैं? दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब का नाम फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में पहले नंबर पर है। पिछली बार तो गांधी जी गए नहीं थे, अब इस बार जा रहे हैं या नहीं?